सीबीएसई ने अभी हाल में ना एक प्रैक्टिस पेपर लॉन्च किया है और उसमें फुल कोर्स के ऊपर बेस्ड 50 क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा उसी को कराया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल लेटेस्ट है और क्वेश्चन तो ज़्यादा न्यू नहीं है, ओल्ड पैटर्न के हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो नए हैं, थोड़े से देखे जाए ये भी। तो आज मैंने उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए बिगिनिंग से ही। वी विल बी डूइंग ऑल द 50 क्वेश्चन स्लोली। आज देखते हैं कितने हो पाते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। होल सिलेबस पर बेस्ड है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका मिलेगा तो रिलेशन फंक्शन का, तो सेकंड क्वेश्चन मिलेगा मैट्रिक्स अलजेब्रे का, थर्ड बोर्ड मिलेगा इनवर्स का, एंड सो ऑन। तो मतलब ये सारे सिलेबस पर बेस्ड मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छे हैं। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेटे देखो समझो, ये सीबीएसई की साइट पर अवेलेबल है। मैंने आपको लिंक भी दिया हुआ है, आप जब वहां से चाहें तो इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर मैंने फुल लिंक दिया हुआ है। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लास 12 सेशन 2021-22 मैथमेटिक्स कोड 041 टर्म 1। इसी के ऊपर ये बुकलेट सी बनी हुई है। कोई 20 पेज है, शायद 15-20 पेज है इस बुकलेट के अंदर, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पक्की 50 है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। गिवन बिलो इज द रिलेशन R from the set X to itself। ये set X है और X to X इन्होंने एक रिलेशन डिफाइन किया है। रिलेशन R is defined from the set X to the set X। ठीक, तो हम लोग चाहे तो X क्रॉस X निकाल भी सकते हैं, पर हमें x क्रॉस x के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा खास जरूरत पड़े तो आप x क्रॉस x आपको निकालना मैंने सिखाया, 9 एलिमेंट्स होंगे, बिल्कुल आराम से आ जाते हैं। तो इन्होंने ये रिलेशन डिफाइन किया और आपसे पूछने लग गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिलेशन R। ये रिलेशन है, आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से क्या ट्रू है, इस रिलेशन R के लिए क्या चीज ट्रू है। नंबर ए, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के अंदर इसको सर्च करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या। तो ध्यान से देखें इस रिलेशन R को। पहले तो आप ही कोई बताओ बेटे, क्योंकि इसकी बहुत प्रैक्टिस की है आपने। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या? आपकी स्क्रीन पर है सामने बेटे। नो सर। नो सर। नो सर। ये बिल्कुल सही बोला बेटे आपने। अच्छा, तो क्या किस लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है? मैं तो कहता हूं है रिफ्लेक्सिव। फिर सर क्योंकि इसमें वाई वाई और जेड जेड नहीं है। बिल्कुल सही बेटे, इसमें वाई वाई बिलोंग नहीं करता, और इसलिए ये नॉट रिफ्लेक्सिव मींस, थोड़ा सा वैसे इंडिकेट कर देता हूं, नॉट रिफ्लेक्सिव। जेड जेड बिलोंग नहीं, रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं। बेटे सिमेट्रिक है क्या? नो सर। एक्स वाई का बाई एक्स तो बिलोंग करता है, लेकिन बाई जेड का जेड वाई इसमें होना चाहिए, और वो है नहीं। सो नॉट सिमेट्रिक। जो वाई जेड है तो इसमें रिलेशन में बिलोंग करता है, लेकिन जेड वाई इसमें बिलोंग नहीं करता। सो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव ये नहीं निकला, सिमेट्रिक ये नहीं निकला, ट्रांजिटिविटी है क्या? बहुत ट्रांजिटिविटी के लिए ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। एक मिनट देखना, अगर ये वाला पेयर लिया जाए एक्स बाई बाई एक्स का, तो एक्स रिलेटेड विद बाई, बाई रिलेटेड विद एक्स, तो एक्स रिलेटेड विद एक्स होना चाहिए, जो कि है। ओके, इस एक्स बाई के साथ में, ये बाई है, अच्छा, एक्स बाई के साथ में फिर इसे देखो चल के,
एक्स बाई और बाई जेड को देखो तो इनके लिए ना एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए, वो है इधर। एक्स रिलेटेड विद बाई, बाई रिलेटेड विद जेड, तो एक्स रिलेटेड विद जेड ये है। मतलब एक्स बाई ने कोई कंट्राडिक्शन इसमें नहीं दिया ट्रांजिटिविटी के लिए। अब दूसरा पेयर लेता हूं, बाई रिलेटेड विद एक्स, बाय रिलेटेड विद एक्स का पेयर लिया, तो अगर बैक जाओगे तो एक्स रिलेटेड विद बाय, बाय, तो इसमें बाई बाई होना चाहिए, यहां गड़बड़ है, ध्यान दो, ये प्रॉब्लम आ गई। बाय रिलेटेड विद एक्स, मैं यहां लिख के दे रहा हूं आपको, बाय रिलेटेड विद एक्स है इसके अंदर, उसके बाद ना एक्स रिलेटेड विद बाई भी है, एक्स रिलेटेड विद बाई भी है, तो बाई रिलेटेड विद एक्स, एक्स रिलेटेड विद बाई के साथ ना बाय कोमा बाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, और वो नहीं है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। और भी कहीं और भी ट्रायल करके आप इसके बात को कैच कर सकते हो। हमने एक एग्जाम्पल से कैच कर लिया है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर। देखो ध्यान से देखो, बाई एक्स इसके अंदर है बिल्कुल, एक्स बाई भी है, बाई बाई बिलोंग नहीं किया, कई बिलोंग भी कर गए लेकिन बाई कोमा बाई बिलोंग नहीं करता, और इसलिए हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। बाई बाई बिलोंग डजंट बिलोंग टू एक्स नहीं बोलना चाहिए था, हमें यहां आर बोलना चाहिए था, और तो सही लिखा। अच्छा, तो आपने जान लिया रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक नहीं और ट्रांजिटिव भी नहीं। तो इसका आंसर है नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। और क्वेश्चन में अगर थोड़ी भी कोई न्यू थिंग आपको लगी हो तो आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब जैसे सिमेट्री नहीं सर्च कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए, कम से कम 20 क्वेश्चन इस तरह का आपको करके दिया है प्रीवियस क्लासेस के अंदर। सो द थिंग शुड नॉट लुक न्यू टू यू। ये तो रिवीजन है। अब देखो बेटे, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। P एंड Q आर टू मैट्रिसेज, P और Q टू मैट्रिसेज है, सच दैट PQ एंड QP बोथ एग्जिस्ट। इन्होंने बोला PQ कैसा है, वेल डिफाइंड, तो और QP कैसा है, वेल डिफाइंड। ठीक, वेल डिफाइंड कब होता है, जब P में नंबर ऑफ कॉलम्स और Q के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, तब ये प्रोडक्ट जो है वो डिफाइंड होता है। दैट वे देखो ध्यान से, P का ऑर्डर m क्रॉस n ले लो अगर है, तो Q का ऑर्डर आपको n क्रॉस r लेना ही पड़ेगा। n जब इक्वल होंगे तो ही ये डिफाइंड है। और जो तब आंसर पता है कैसा आएगा, PQ आएगा कौन से ऑर्डर का, m/r ऑर्डर का आ जाएगा। मतलब ये वो कहता है डिफाइंड है, तो डिफाइंड है तो ऐसा होना चाहिए। पता है क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। आप ऊपर वाली स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? क्या PQ इज इक्वल टू QP, P एंड Q आर स्क्वायर मैट्रिसेज, P एंड Q आर ऑफ सेम ऑर्डर, P एंड Q डैश, ये Q डैश भी है इसमें, अच्छा, आर ऑफ सेम ऑर्डर। इनमें से आपको, मतलब आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर करनी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी। स्क्वायर होगा तो MNR सब इक्वल होने चाहिए, तो स्क्वायर हो जाएंगे। तो सेम ऑर्डर 2 बार बोला इसने, तो हमें ऑर्डर का इन्वेस्टिगेशन करना। मोर ओवर प्रोडक्ट इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड, प्रोडक्ट डिफाइंड इसमें पहला देखो n और n इक्वल होगा ना तभी डिफाइंड है। अब QP की अगर बात करूं तो Q आपका n/r ले लिया हमने, ठीक है, P आपने ले लिया क्या, m/n, और ये डिफाइंड तभी होगा जब R और M इक्वल होंगे। R और M का इक्वल होना जरूरी है। तो इसमें ये, एक मिनट, दिस इज डिफाइंड,
इफ आर इक्वल टू एम, आर और एम का इक्वल होना जरूरी है। और तब क्या हुआ, बट देन ध्यान से देखो तो P का ऑर्डर हो गया M बाई एन, फाइनली P का ऑर्डर M बाई एन, और Q पर ऑब्जेक्शन निकला N बाई, आपको ना R रिप्लेस्ड बाई M करना ही पड़ेगा, तभी P Q और Q P डिफाइंड होंगे। P Q और Q P दोनों को डिफाइंड रखना है, तो आपका जो R है उसे M लेना पड़ेगा, मतलब P M बाई एन ऑर्डर का हो और Q N बाई M ऑर्डर का हो। अब ये दोनों P Q भी डिफाइंड है अंडर दिस, और Q P भी डिफाइंड है। तो ये हमारा कंक्लूजन है। अब इस कंक्लूजन से P Q इक्वल टू Q P की गारंटी नहीं मिलती। P Q Q P पता नहीं इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे, कोई गारंटी इसकी नहीं मिलती। वो कहते हैं डेफिनेटली गारंटी मिलनी चाहिए, डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए, तो उसकी कोई गारंटी हमें नहीं मिल पा रही है। P Q स्क्वायर मैट्रिसेज नहीं, M बाई एन और N बाई एन के स्क्वायर मैट्रिसेज तो नहीं होते, जरूरी तो नहीं होता। M बाई एन N बाई एम ऑर्डर है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज है, और इक्वल टू P की तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं है ये P Q इक्वल टू Q P। अब कहते हैं P एंड Q आर ऑफ सेम ऑर्डर, नहीं, P और Q डिफरेंट ऑर्डर के हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब लास्ट वाला राइट होना ही चाहिए। टिक करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन चेक करो P का ऑर्डर M बाई एन है, और जब Q डैश करोगे ना, Q ट्रांसपोज करोगे, तो उसका ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है, रोज बिकम कॉलम्स, कॉलम बिकम रोज, तो M बाई एन हो जाएगा। आपने देखा इन दोनों का ऑर्डर सेम है, P Q डैश हैव सेम ऑर्डर वाली बात क्या है, ट्रू है, सच है। ये आपका डी ऑप्शन राइट है। बेटे डाउट पूछो इसमें बीच में। मैंने काफी जितनी एनालिसिस पॉसिबल थी सारी एनालिसिस आपको दी है। अब भी कोई कंफ्यूजन किसी को है तो जरूर पूछेगा, तो बताऊंगा बेटा। और भी ठीक है, तो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर रहा 3। शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइडेंटिफाई करें विच ग्राफ इज दिस, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है बेटे ये? सर साइन एक्स। साइन एक्स टाइप का है, लेकिन साइन एक्स नहीं है, साइन 0 0 होता है, ये 0 पे ना, यहीं से स्टार्ट cos x। यस, ये कॉस का ग्राफ है, माइनस पाई बाई 2 है यहाँ पर, और ये रहा पाई बाई 2, थोड़ा लाइट था हमने डार्क कर दिया, और ये चीज ना माइनस 3 पाई बाई 2 यहाँ लिखी हुई है हल्की बहुत, और ये भी है 3 पाई बाई 2 बहुत लाइट प्रिंट में दिया हुआ है। ये पाई लिखा हुआ है, ये इसमें माइनस पाई लिखा हुआ है, ये कॉस एक्स का ग्राफ है। तो पहले आपसे ग्राफ को आइडेंटिफाई कराया कि शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये cos x का ग्राफ है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन तो आपका अभी स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट होगा अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज पर। तो ये cos का ग्राफ है बेटा। और साइन का ग्राफ की बात हुई तो साइन का ग्राफ आप सबको आता ही है, फिर भी मैं बता देता हूं, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, थोड़ा ही फर्क होता है दोनों में। पाई, 2 पाई, 3 पाई बहुत फेमस ग्राफ्स हैं, ठीक है। एक बात हम और बताएं, यहीं पे बता देता हूं, फिर आगे अगले पेज पे उसकी वो होगी, अगले पेज पे फिर से बताऊंगा। ये देखो इधर वाला ग्राफ साइन एक्स का है, क्योंकि अभी कॉस सामने है, कल को साइन एक्स होगा। अच्छा, साइन को देख के ना साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाता है। वैसे तो ग्राफ्स, मेरी एडवाइस है, आपकी टेक्स्ट बुक में ग्राफ्स बड़े अच्छे बनाए हुए हैं, मेरे नोट्स में भी बने हुए हैं, तो कहीं से भी आप ग्राफ्स की प्रिंसिपल ब्रांचेज, मेन ब्रांच होती है प्रिंसिपल ब्रांच, उतना तो जरूर कर लेना। प्रिंसिपल ब्रांच वैसे तो इतनी होती है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होती है इसकी साइन की,
तो उतना तो कर ही लेना, मतलब याद है। तो अच्छा, ग्राफ बनाने का थोड़ा बहुत मेथड भी होता है। मेथड देखो, साइन का मैं बताता हूं, ऐसे धीरे धीरे आप दूसरे बनाना है। ध्यान से देखना बनाने का तरीका। एक्स एक्सिस के साइन का ग्राफ तो मान लो याद ही हमें है, तो ये साइन एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो बाई एक्सिस के राइट में होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर का मतलब बाई एक्सिस का राइट। तो ये देखो बन गया, ये पाई तक बन गया ग्राफ, 0 से लेकर पाई तक। एक्स एक्सिस के ऊपर का डायरेक्ट मीनिंग है बाई एक्सिस के राइट में। एक्स एक्सिस के नीचे, नीचे ये वाला, और ओरिजिन के लेफ्ट में, ओरिजिन के लेफ्ट में तो इधर बनेगा ओरिजिन के नीचे। लेफ्ट वाले पीस को बनाइए, लेफ्ट वाले ओरिजिन के लेफ्ट में, तो यहां ओरिजिन के नीचे, ओरिजिन के लेफ्ट में बना हुआ नीचे ग्राफ, एक्स एक्सिस के नीचे, तो बाई एक्सिस के लेफ्ट में, नीचे का मतलब लेफ्ट। ये देखो माइनस पाई, ये आपका साइन इनवर्स का ग्राफ, इसको देख के हमने बना दिया है। साइन एक्स का ग्राफ देखो ऐसे बनता है, साइन इनवर्स एक्स, मैं यहां लिख देता हूं। और इस तरह से मेरी एडवाइस है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, 4 ग्राफ आप याद कर लें। अगले पेज पे मैं ग्राफ दिखाऊंगा आपको, उनमें से ग्राफ आपको पहचानना है। 4 ग्राफ्स की ज्यादा जरूरत है, बाकी तो कुछ पता नहीं। सेक इनवर्स, कॉसिक इनवर्स होते सबके हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का तो ये इजीली आप जान सकते हैं। अच्छा, इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो इतनी है, ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 का लेवल यहां से, और ये माइनस पाई बाई 2 का लेवल है यहां तक। ये जो डार्क हमने कर दिया, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, मेन ब्रांच है इसकी। आगे कितना भी एक्सटेंड करे जाओ अप टू इन्फिनिटली, इन्फिनिटली मैनी प्लेसेज हैं। ऐसे कॉस का भी, कॉस इनवर्स देखो ट्राई कर देता हूं, इसको देख के ना कॉस इनवर्स भी बनता है। ये देखो, ये माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में, एक्स एक्सिस के लेफ्ट से लेकर एक्स एक्सिस के राइट तक, ये ऊपर ग्राफ है। तो यहां बाई एक्सिस के लेफ्ट का मतलब नीचे, बाई एक्सिस का लेफ्ट नीचे होता है, और बाई एक्सिस का राइट ऊपर को बोलते हैं, पाई बाई 2 तक। ये देखो एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, तो ये बाई एक्सिस के राइट में ग्राफ रहेगा, बाई एक्सिस के राइट में। ये बन गया कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब थोड़ा सा और बनाता हूं, अभी कम रह गया, थोड़ा और बनेगा, और बनाता हूं। ये दूसरा लूप बनाओ इधर वाला, पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मैंने मार्क कर दिया। एक्स एक्सिस के नीचे का मतलब बाई एक्सिस के लेफ्ट में, बाई एक्सिस के लेफ्ट में। ये देखो बन गया। अच्छा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद कराई थी, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू पाई तक। ये कॉस इनवर्स का ग्राफ है, ये देखो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ऐसे ही tan x को देख के tan इनवर्स x का बन जाता है, cot x को देख के cot इनवर्स x का ग्राफ बन जाता है। मैंने आपको ट्रिक बताई, आप इस ट्रिक से ग्राफ्स को बना के देखना, सारे ग्राफ इस तरह से बन जाते हैं। कम से कम उतना बनाना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला ग्राफ सबको आना ही आना चाहिए। बेटे डाउट पूछो, मैंने बड़ी अच्छी ट्रिक बताई आपको कि ऐसे बनता है ग्राफ। और ये जो इनवर्स फंक्शन के ग्राफ है ना, वो y इक्वल टू एक्स जो लाइन है उसमें मिरर इमेज होती है। y इक्वल टू एक्स लाइन में मिरर इमेज की तरह अगर बना सको, जो बच्चों का आर्ट में इंटरेस्ट है वो इमेज बहुत आराम से, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन, तो 0 से लेकर पाई तक, ये वाला जो पीस है इतना 0 से लेकर पाई तक, इसे देखो, और 0 से लेकर पाई तक इसे देखो, तो ये y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन होता है। अब ये रिफ्लेक्शन हर एक नहीं पहचान पाता, जिस बच्चे का इंटरेस्ट थोड़ा आर्ट में है वो बहुत जल्दी
पहचान सकता, उसका रिफ्लेक्शन बना के रख देगा वो y = x लाइन, ये मिरर है और ये आर्क है, इस आर्क का रिफ्लेक्शन वहां बनाना है, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ओके। मैंने रिफ्लेक्शन के बेस पर नहीं बनाया, मैंने आपको दूसरा क्लू दिया जिससे सब लोग बना सकते हैं दूसरी ट्रिक से। ओके, तो आपने रीड किया बेटे, शॉन बिलो इज द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद आ जाइए इधर, which of the following represents inverse function of the above trigonometric function in its principal value branch, कि इनमें से ऊपर वाले का इनवर्स कौन सा है, मतलब ऊपर जो ग्राफ था उसका इनवर्स कौन सा है। तो ऊपर ग्राफ y = cos x का था, तो हमें किसकी तलाश है, y = cos इनवर्स x की तलाश है। तो cos इनवर्स x का ग्राफ देखो, ये बनाया था मैंने, यहां से लेकर के यहां तक ये बना था, हाँ ये वाला पीस ऐसे बना था π/2 से। वही देखो वो पीस यहां पर बना हुआ है, सेम पीस है जो बना के हमने एडवांस में दिया था, ये ऐसे π/2 है इस जगह पर। तो वो जो बना के दिया था सेकंड वाला, वो इससे मैच करता है, तो उसका इन y = cos इनवर्स x ये वाला ग्राफ है, ये बी ऑप्शन इसका आंसर है। साइन इनवर्स ये ग्राफ भी इन्होंने ही दिया हुआ है, पेपर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है ये, तो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है जिसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चाहिए। ये बेटे tan इनवर्स x का ग्राफ है, ये cot इनवर्स का ग्राफ है। ग्राफ्स यहां भी है और आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए हैं, मेरे नोट्स में भी काफी अच्छी तरीके से बने हुए हैं, और ये पहले एग्जाम्स में नहीं आते थे, पर अब इन्होंने सैंपल पेपर में दे रहे हैं बार बार, तो ये अब आएंगे एग्जाम में, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है बेटे, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नंबर है 4। क्वेश्चन इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सेट कर रखे हैं और इन सभी क्वेश्चंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, फिर भी हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। आपको फिर से याद दिला रहा हूं, जो मटेरियल ये सब पहले पढ़ाया हुआ वही मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 4 कैन बी सीन। कायरा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जूही। इसमें एक कोई कायरा है और दूसरी गर्ल लग रही है जूही है, और थर्ड उदिता। 3 गर्ल्स मालूम पड़ रहे हैं। कायरा इज एज ओल्ड एज जूही, twice as old as Juhi and thrice as old as Udita. The sum of their age is 33 years. KJ you represent ages of Kaira. Kaira की एज K से डिनोट करोगे और जूही की एज J से डिनोट करोगे, उदिता की एज U से डिनोट करोगे। KJU इन्होंने स्मॉल लिख रखे, मैंने कैपिटल लिख दिए जैसे दिखाई पड़ जाए। अच्छा, आप भी स्मॉल ही लिखना। KJU represent ages of Kaira, Juhi and Udita respectively. Which matrix equation represents the given scenario? इस सिनेरियो को कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं? यहां मैट्रिक्स इक्वेशंस दे रखे हैं, ए और बी आपको दिखाई पड़ने लगे, सी डी अभी नजर आएंगे थोड़ी देर के बाद है। तो इनमें कौन सा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसके लिए वैलिड है जो इन्होंने बोला। तो यहां पर फिर से क्वेश्चन को रीड किया जाए। कायरा की एज K है, तो कायरा एज ट्वाइस एज ओल्ड एज जूही, दिस इज इक्वल टू 2J। कायरा एज ट्वाइस एज ओल्ड एज जूही एंड थ्राइस एज ओल्ड एज उदिता। वो K है ना, K दैट इज इक्वल टू थ्राइस एज ओल्ड एज उदिता। अच्छा, ट्वाइस एज ओल्ड एज जूही, थ्राइस एज ओल्ड एज उदिता। द सम ऑफ देयर एज इज 33 years. K प्लस J प्लस U इक्वल टू 33। अब इसको ठीक से लिखें और उसके बाद मैट्रिक्स इक्वेशन बना दें।
तो देखिए इसको ठीक से लिखा जाए। फर्स्ट इक्वेशन को लिखता हूं, रीराइट एज फॉलोज, के माइनस 2j प्लस 0u इज इक्वल टू 0। के प्लस 0j माइनस 3u इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन यहां पे लिख दी मैंने, थोड़ा चेंज वेंज लाके। थर्ड इक्वेशन, के प्लस जे प्लस यू इक्वल टू 33। अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिख दो, फिर आंसर में मैचिंग करा दो। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म इज एज फॉलोज, 1 माइनस 2 0, कोफिशिएंट्स 1 0 माइनस 3 1 1 1, और इधर आया आपका के जे यू, राइट साइड 0 0 33। अब इससे मैच करेंगे, जहां पर ये आंसर है उसी को टिक कर देंगे। तो ये आंसर देखो, पहले तो ऑप्शन ए को देखते हैं, ये रहा, ये आंसर होना चाहिए। तो वो आंसर को देखा जाए, एक मिनट रुक जाओ ना। तो इसकी फर्स्ट रो ना 1 माइनस 2 0, तो ए ऑप्शन में फर्स्ट रो मैच नहीं करती, ए रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन को देखो, फर्स्ट रो 1 माइनस 2 0 मैच नहीं करती, बी भी रॉन्ग हो गया। सी में फर्स्ट रो 1 माइनस 2 0 मैचिंग कर रहा है, डी में भी फर्स्ट रो 1 माइनस 2 0 मैच कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट रो देख ली। अब राइट साइड ना कांस्टेंट देखो, राइट साइड कांस्टेंट मैट्रिक्स, यहां पर आ जाओ, 0 0 33 होना चाहिए एक्सट्रीम राइट में। तो सी और डी को देखो, 0 0 33 यहां पर है एक्सट्रीम राइट में, ये कुछ और है, ये कुछ और, तो ये रॉन्ग हो गया, ये फाइनल राइट हो गया। इसके साथ आप रिमेनिंग कंपोनेंट्स को भी देख सकते हो। अब मैं डी ऑप्शन को इसके पास रख देता हूं और आप देख लीजिए, डी ऑप्शन को देख लीजिए, देख सकते हो बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है। 1 माइनस 2 0 1 0 माइनस 3 1 1 के जे यू और 0 0 33। तो आपने जो आंसर निकाला वो डी के साथ फुल्ली मैच करता है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना 5 नंबर। ये देखिए क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ थोड़ा इन्होंने रिलेशन बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 साइन एक्स है ये, प्लस 1/√2 कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -π/2 to π/4। इन्होंने बोल दिया ये इंक्रीजिंग है, हम लोग तो अभी चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग है, अभी क्वेश्चन गलत बोल रहा है। Which of the following describes the nature of function in the interval -π/2 to 0? Which of the following, -π/2 to 0 में फिर वो क्या होगा? ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो इस इंटरवल में इसका क्या होगा? फंक्शन इज कांस्टेंट, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बेटे बता सकते हैं इसमें क्या होगा? एनीवन? सर इंक्रीजिंग होगा। यस, रीजन बताओगे बेटे? तो क्योंकि ये फर्स्ट इंटरवल है तो मैंने सोचा कि अगर वो थर्ड वाला इंक्रीजिंग है तो ये भी इंक्रीजिंग होगा। हाँ, ये जो इंटरवल है ना, ये सुपर सेट है इसका, जिसमें ये इंक्रीजिंग इन्होंने दे रखा है, वो क्या है? इसका सुपर सेट है। यहां से यहां देखो आप, -π/2 से लेकर के इन्होंने दे रखा है π/4 तक, इसमें क्या है? इंक्रीजिंग। और जो हमने पूछा वो -π/2 से लेकर 0 तक, तो इसमें क्या हो गया? इसमें भी इंक्रीजिंग हो गया। तो जो गिवन इंटरवल है वो सुपर सेट है, और जिसमें इन्होंने पूछा वो सबसेट है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्या क्वेश्चन?
है। सर अगर ये फंक्शन दिया है और पूछा है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो इसके अंदर हम इसकी ट्रायल वैल्यू डाल के देखेंगे ना। बेटे मैं बताता हूं फिर क्या करेंगे, एक सेकंड रुकना। इन्होंने सिंपली पूछ ही दिया, मान लो कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो इस इनवर्स फंक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन मैं आपको सिखाता हूं। ये मैंने लिख रखा, मैंने वो काम तो चल गया चलो, लेकिन हाँ सही है। साइन पाई, एक मिनट, 1/√2 है ना, तो इसको cos π/4 लिखो। रीजन बताऊंगा मैं आपको। cos π/4 साइन एक्स, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी की तरफ ले चल रहे हैं। साइन इनवर्स के आगे हमें साइन चाहिए कैंसल करने के लिए, तो हमने इसको cos π/4 लिखा। जो साइन π/4 लिख दूंगा तो ये इधर कोसाइन फार्मूला प्रोड्यूस हो जाएगा और मेहनत ज्यादा पड़ेगी। तो साइन एक्स cos π/4, फिर इसको कर दो cos एक्स साइन π/4, ऐसे। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ एक्स प्लस π/4, तो दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस π/4। हाँ, ये जो कैंसल होता है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही ये कैंसलेशन अलाउड है। दिस लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स, मुझे लगता है -π/2 अलाउड है, इक्वल भी होता है साइन है। π/4 माइनस करो, -3π/4 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू π/2 माइनस π/4 इज π/4। ये इतने बड़े इंटरवल में जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि अब डैश एक्स इज 1 और वो कैसा है, पॉजिटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाता है, एक्स कैसा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। और ये इतने बड़े इंटरवल में इंक्रीजिंग है। वैसे ये फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमेशा इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है इन एवरी इंटरवल। लेकिन जो वर्क किया वो इस इंटरवल में वैलिड है, तो इस इंटरवल में ये कैसा है, इंक्रीजिंग है। अब जो क्वेश्चन में इंटरवल दिए हुए हैं वो इसी के सब इंटरवल दिए हुए हैं। देखो ये है पोजीशन -3π/4 से लेकर π/4 तक इंक्रीजिंग है, सारे में फुल्ली इंक्रीजिंग। ठीक है। अब जो क्वेश्चन ने, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, अब दिख रहा, -3π/4 टू π/4 फुल्ली इंक्रीजिंग। अब जो क्वेश्चन ने दिया वो क्या दिया, क्वेश्चन ने जो क्वेश्चन में लिखा है ये देखो, -π/2 टू π/4 इन्होंने दिया हुआ है इंक्रीजिंग, सही दिया इन्होंने। -π/2 यहां कहीं पर लाई करेगा, -π/2 को 2π/4 कहते हैं, इसके इधर लेफ्ट में राइट में लाई करेगा है, -π/2 और 0 समवेयर यहां लाई करेगा, ये रहा 0 आपका। तो इन्होंने जो बोला कि -π/2 टू 0 इंक्रीजिंग है, तो इन्होंने सही बोला, -π/2 टू 0 में ये क्या है, इंक्रीजिंग है, बिल्कुल सही बोला। और हमसे क्या पूछ दिया, हमसे पूछ दिया, एक मिनट, इन्होंने दिया -π/2 से लेकर π/4 दिया हुआ है, मतलब इन्होंने इतना दिया हुआ है, यहां तक इंक्रीजिंग दिया हुआ है। और हमसे जो पूछा वो पूछा -π/2 से लेकर के 0 तक, तो -π/2 से लेकर के 0 तक ये हमसे पूछ दिया, तो इसमें कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। और ओरिजिनल इंटरवल इसने क्वेश्चन में बिल्कुल दिया, ने हाइड कर लिया ना थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, तो इसमें भी कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये हमसे डिमांड की है ये वाली। अब समझ में आ गया बेटे? प्रथम चला गया क्या? सर हूं मैं, मुझे आ गया समझ। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके। हाँ, आपने बोला, मैं वैसे भी चलो बता तो देता, वैसे भी कर देता। ओके, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। X and Y are symmetric matrices of order 3. Which of these is definitely a symmetric matrix? इन्होंने
एक्स बाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है। सिमेट्रिक का मतलब आप अच्छी तरह समझते हो, एक्स डैश इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, वाई इज ऑल्सो सिमेट्रिक, वाई डैश इक्वल टू वाई दिया हुआ है। एक बात और बताऊं, किसी को ये जैसे सिमेट्री की डेफिनेशन न्यू लग रही है तो आप अभी प्रैक्टिस कर लो, अभी ज्यादा टाइम, अभी थोड़ा टाइम है अभी ना, अभी प्रैक्टिस कर लो और न्यू अगर लग रहे हैं तो, और अगर ये समझ में आ रहा है वो तेजी से, फिर आप सही हो, क्योंकि ये तो रिवीजन इसको समझ में आना चाहिए 100%। ओके, एक्स बाई कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3। एक्स डैश कैसा है, एक्स, बाई डैश क्या है, बाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें इनमें से सिमेट्रिक मैट्रिक्स सर्च करनी है। तो इनमें ट्रायल, एक एक का ट्रायल करते हैं, सिमेट्री आती है क्या, पहले ए नंबर का पता लगाते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं, चेक करते हैं। एक्स बाई माइनस बाई एक्स है ना, इसके ट्रांसपोज से स्टार्ट कर दो, सिमेट्रिक के लिए ये खुद आना चाहिए आंसर में। चलो स्टार्ट करो, तो ये बन गया एक्स बाय का ट्रांसपोज माइनस बाई एक्स का ट्रांसपोज। आगे चलो, एक्स बाई का ट्रांसपोज हो गया बाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज हो गया एक्स ट्रांसपोज बाई ट्रांसपोज। आगे चलो, बाय ट्रांसपोज की वैल्यू बाई, एक्स ट्रांसपोज की वैल्यू एक्स, माइनस एक्स ट्रांसपोज क्या है, एक्स, बाई ट्रांसपोज क्या है, बाई। तो आपने यहां से स्टार्ट किया था, सेम थिंग आई कि नहीं आई, बताओ मुझे। नो सर, नहीं आई, ये एक्चुअली नेगेटिव आई हुई है। ये पता है क्या हुआ, माइनस एक्स बाय माइनस बाई एक्स आया हुआ है। तो ये जो मैट्रिक्स ए में लिखी हुई है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। मैं सोच रहा था इतनी स्पेस में हो जाएगा क्वेश्चन, मैं नई शीट लगाता हूं, वहां नहीं हो पाएगा। ओके, तो फर्स्ट तो हमारा आंसर निकला नहीं, वो कहता है डेफिनेटली सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो ये तो डेफिनेटली स्क्यू सिमेट्रिक आ गई, कंफ्यूजिंग भी नहीं आई, पक्की स्क्यू सिमेट्रिक। बी ऑप्शन ट्राई करता हूं, एक्स बाई प्लस बाई एक्स, इसका जो ट्रांसपोज है वो इसी के इक्वल आना चाहिए। एक्स बाय का ट्रांसपोज प्लस बाई एक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज पता ना रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, वाई डैश एक्स डैश, हाँ बेटे ऐसे बोल दिया करो, बीच में अच्छा लगता है। एक्स डैश बाई डैश, बाई डैश का मतलब बाई, ये बाई एक्स हो गया, ये एक्स बाई हो गया, एक्स बाई प्लस बाई एक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल गई। सो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। देखो कोई गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल सही है। एक्स बाई प्लस बाई एक्स का डैश किया तो वो उसी के इक्वल निकला, और इधर उधर लिखा वो तो कोई बात नहीं है, ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के इक्वल होता है। तो अभी सी ऑप्शन हम चेक करेंगे, सी ऑप्शन कि इसका क्या हाल है, एक्स एक्स डैश प्लस बाई बाई डैश का डैश करता हूं, तो पहले का डैश कर दो फिर दूसरे का डैश कर दो, दैट्स इक्वल टू, हाँ, सेकंड का ट्रांसपोज फिर फर्स्ट का ट्रांसपोज, इसमें आएगा सेकंड का ट्रांसपोज फिर इनटू फर्स्ट का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स, ओरिजिनल। और ये देखो ये भी बाई, बाई बाई डैश, आपको पता लगा ये भी सिमेट्रिक है। यस सर, एक्स एक्स डैश प्लस बाई बाई डैश भी सिमेट्रिक है। ये इन्होंने जल्दी जल्दी में सैंपल पेपर बनाया ना, तो इसमें थोड़ी सी एरर छोड़ दी आपके सामने, मैं तो इसमें क्या कर सकता हूँ जो एक्सक्यूज मी सर, इसमें हम एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू नहीं डालेंगे? हाँ वैल्यू डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, तो इधर भी तो फिर वैल्यू पड़ेगी, उसमें बात क्या है, उसमें तो यहाँ वैल्यू यहाँ भी तो पड़ेगी ना फिर। ओके सर। हाँ, उससे फर्क, उससे बोलोगे हम सोल्यूशन चेंज कर देंगे, नहीं, यू कैन नॉट चेंज द सोल्यूशन। ऐसा थोड़ी होता है एक मेथड से ये आंसर, दूसरे मेथड से दूसरा आंसर, वो तो हो ही नहीं सकता। आप यहाँ एक्स लिख दोगे, यहाँ एक्स, वहां बाई, तो यहाँ भी लिखो, वह बराबर आ जाएगा। ओके, ये जो इन्होंने दिया वो
भी सिमेट्रिक है और उसमें सिमेट्रिक का यूज तक नहीं हुआ, इट इज सिमेट्रिक विदाउट एनी डिफिकल्टी, एक्स डैश इक्वल टू एक्स लिखने की जरूरत तक नहीं पड़ी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन करना चाहता है क्या? ओके, अभी हम डी, तो सी भी राइट है, बी राइट, सी राइट। अब हम डी को चेक करते हैं। इनके असाइनमेंट बहुत अच्छी है, छोटे मोटे एरर होते हैं पहली बार में ना, फर्स्ट टाइम आया है, अब ये अगली बारी जब आएगा तो रिफाइन होके आएंगे। जब हम लोग टीचर्स है ना पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ पे एरर छोड़ दिया, तब वो सही होकर आएगा। लेकिन कुछ तो इन्होंने बहुत मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिजाइन किए। ये देखो बेटे, इसका डैश हमने स्टार्ट कर दिया है, ये इसी के इक्वल आया, तो ये भी सिमेट्रिक होगा। लेट अस चेक। ओके, हाँ, अंदर पहले मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बाई प्लस एक्स बाय डैश का डैश। चलो आगे, ये हो गया एक्स बाय होल डैश, एक्स बाय डैश का होल डैश, दैट इज इक्वल टू बाय डैश इंटू एक्स डैश, हो जाएगा बाय डैश का डैश इंटू एक्स डैश, बाय डैश हुआ बाई, एक्स डैश हुआ एक्स, ये क्या हुआ वाई, और वो एक्स, एक्स डैश हुआ। एक मिनट, अच्छा, तो ये लेफ्ट साइड हमारी थी एक्स बाई डैश, एक्स बाई था प्लस एक्स बाई डैश था, डैश था, उसका डैश निकाला हमने, तो इसी के ये इक्वल नहीं निकला। ये पता है क्या निकला? 2/x निकला। 2/x के इक्वल कैसे भी नहीं होगा। अगर मैं बाई डैश की वैल्यू भी डाल दूं ना, तो भी मुझे लगता है 2/x ये हो नहीं पाएगा यार। देखा जाए बाई डैश की वैल्यू 2x, मतलब ये इतना आया हुआ 2/x आया, 2/x आया। मैं दोबारा और चेक करता हूं, डी हो सकता है ये राइट हो। एक मिनट रुको, मैं चेक कर देता हूं। एक्स बाई ठीक है, बाई डैश इज बाई, तो ये एक्स बाई है लेफ्ट वाला, बाई एक्स वो 2/x है। देखता हूं लेफ्ट वाला भी 2/x आ पाता है क्या? 2x बाई होल डैश इज इक्वल टू 2/x। 2 का डैश कुछ भी नहीं होता, ये हो गया बाई डैश एक्स डैश इज 2/x। बाई डैश क्या है? बाई। सो ये मुझे लगा था कि ये इक्वल आ जाएगा, ये धीरे धीरे दोनों साइड ये ट्रू निकल गया बेटे, बिल्कुल ट्रू है अल्टीमेटली। तो डी इज ऑल्सो राइट। इसमें 3 आंसर्स राइट निकल गए, ये देखो, और एक आंसर रॉन्ग। इसका रीजन मैं बताता हूं आपको। जहां इन्होंने लिखा ना सिमेट्रिक मैट्रिसेज, सिमेट्रिक मैट्रिसेज, सिमेट्रिक वर्ड न देते तो इसमें एक ही आंसर राइट होता। बेटे आप हमारी बात समझ रहे हो? कोई तो समझ रहा होगा सर। क्या सिमेट्रिक अगर ना देते तो क्या होना था? सिमेट्रिक न देते तो इसमें सी ऑप्शन में सिमेट्री हमने यूज नहीं की है। सी ऑप्शन जब किया था ना, तो उसमें सिमेट्री यूज नहीं की थी। ये सी ऑप्शन है, इसमें सिमेट्री नॉट यूज्ड एनीवेयर, और फिर भी आंसर हमारा आ गया था सी। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या एरर है? ये सिमेट्रिक वर्ड हटा दो तो यूनिक आंसर इसका सी आएगा। इन्होंने भी सी आंसर दिया हुआ है, और सी आंसर यूनिकली तभी आएगा जब सिमेट्रिक वर्ड रिमूव कर दो। सिमेट्रिक वर्ड अगर रहता है तो इसमें 3 आंसर आएंगे। मैंने सही करा दिया, मतलब हमारी तरफ से सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक वर्ड रिमूव कर दिया जाए तो सी ऑप्शन को चेक करते टाइम, ये सी ऑप्शन है, इसको चेक करते टाइम सिमेट्री यूज नहीं हुई है। ध्यान से देखो कहां यूज हुई, सिमेट्री हमने इसी में यूज नहीं किया, तो ये फिर भी राइट है। चाहे सिमेट्रिक हो या सिमेट्रिक ना भी हो एक्स बाई, तो भी ये सिमेट्रिक निकल जाएगा। ये एक्स एक्स डैश प्लस बाई बाई डैश इज सिमेट्रिक irrespective of x comma y symmetric or not symmetric, symmetric or
नॉट सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, चाहे वो सिमेट्रिक हो या ना हो, ये हमेशा सिमेट्रिक है। तो वो सिमेट्रिक वर्ड वहां से हटा दो, सिर्फ सी ऑप्शन, औरों में सिमेट्री यूज हुई है तब राइट हुए हैं, तो औरों में फिर रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि सिमेट्री आपने यूज करके उनको राइट लाया। ओके, अभी थोड़ा बहुत हो जाता है, एरर होता है। So this was question number 6. Let us do next question. ये LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता है, वो जेड जो लेते हो ना, ax प्लस बी वाई, प्रॉफिट फंक्शन, लॉस फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, वो वही होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यस सर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम along with the graph of its constraints is given below। और जो वो कंडीशंस होती हैं उनको कंस्ट्रेंट कहते हैं, और जो वो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई आप अज्यूम करते हो प्रॉफिट फंक्शन वगैरह को, वो उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। हाँ, गिवन बिलो, ये रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जनरली z इक्वल टू 3x प्लस 4y, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म में ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, लीनियर फॉर्म में होता है। What is the maximum value of z? Where is it obtained? कहता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बताइए और ये कौन से कॉर्नर पर ऑब्टेन हो रहा है। इन्होंने अपनी फिगर में हमें कॉर्नर्स दिए हुए हैं और z दे दिया, तो ये तो हम लोगों को आता है, क्यों नहीं, वो टेबल सी बनती है ना। कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो इन्होंने ना ओरिजिन दे रखा है, शायद आपको बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा ओरिजिन। एक 2 0 दे रखा है, दूसरा कॉर्नर ए पॉइंट रख लो 2 0, सेकेंड कॉर्नर। एक ये बी पॉइंट दे रखा है 6 4, एक ये सी पॉइंट दे रखा है 2 6। 4 कॉर्नर फीजिबल रीजन ट्रेस करके दे दी, और आप इन सभी पर z की वैल्यू निकालो और मैक्सिमम कंक्लूड करो। जब आप x को 0 0 लिखोगे, x को 2 लिखोगे तो 6 आ जाएगा, 6 4 लिखोगे तो 3 6 जा 18 प्लस 4 4 16 34, और 2 6 लिखोगे तो 3 2 जा 6 प्लस 24 बेटे 30, कोई बात नहीं, हाँ आप लगता आंसर बता रहे, जो भी है, तो 30 आ जाएगा। इसमें मैक्स वैल्यू मुझे ऐसा लगता है कि 34 है। 34 इज मैक्स अटेंड एट 6 4, तो आपका आंसर है 6 4 एंड 34 इनमें ऑप्शन बी इज राइट। एलपीपी का क्वेश्चन देखो हो गया, तो आसान हो गया। अब ये पहले तो वो लैंग्वेज देते थे, लैंग्वेज से सब कुछ हमें ही करना होता था। लैंग्वेज अब भी दे सकते हैं, तो इक्वेशन बनवाएंगे और बस इक्वेशन बनवा के छोड़ देंगे, मतलब फुल क्वेश्चन अब नहीं आएगा, आधा क्वेश्चन ऐसे पार्ट आएगा। तो आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। एफ के सफिक्स सी है, यहां भी लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं एफ सी इज द सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। एफ डी, एफ का सफिक्स डी रख दो, इट इज सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ठीक है। एफ सी सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, एफ डी सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, देन विच अमोंग द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स। ये वेन डायग्राम इन्होंने बनाए हुए हैं, आपको बताना है एफ सी और एफ डी का जो करेक्ट रिलेशन है वो इनमें कहां पर है। एक तो रिलेशन बताने से पहले आपको एक बात बताता हूं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ऑप्शन ए। कंटिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल।
कंटिन्यूअस फंक्शन में नॉट बी डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस फंक्शन कैसा होता है? बड़ा होता है, वो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो तो चलता है। मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, अच्छा, बट डिफरेंशिएबल फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, मस्ट बी कंटिन्यूअस। जिसे डिफरेंशिएबल बोल रहे हैं उसे कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तो बता बिगर सेट कौन सा है इनमें, स्मॉलर कौन सा है? बिगर कॉन्टिन्यूअस बिगर है और स्मॉलर डिफरेंशिएबल है। स्मॉलर है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है, तो हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका राइट है। क्यों? क्योंकि ये अंदर बना हुआ है एफ डी, डिफरेंशिएबल फंक्शन बना हुआ है अंदर। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन का जो सेट है वो स्मॉलर होता है, और कंटिन्यूअस फंक्शंस का एफ सी ये बाहर बना हुआ, ये एफ सी बड़ा वाला सेट है। एफ सी में क्या है? ये वाला जो एफ फंक्शन है ये वाला वो डिफरेंशिएबल नहीं है पर कंटिन्यूअस है, और ये वाला जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल प्लस कंटिन्यूअस है, ये वाला फंक्शन। तो इसका मतलब ए, तो आपने दो तीन बच्चों ने बताया कि ए राइट है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 8। तो 8, तो ये एरर अभी थोड़े हैं बेटे, इसमें होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये लिस्ट है इसके आंसर्स की, तो इसके आंसर्स में थोड़े एरर आ रहे हैं। 8 नंबर का आंसर इन्होंने सी दिया हुआ है, जबकि आंसर कौन सा है? ए है। तो आप तक करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, इनके एरर जो है वो ठीक करके आपको दे रहा हूं। इनके सोल्यूशन तो कहीं है ही नहीं, ये आंसर लिस्ट है सामने है, ये आंसर की ये है सारी। अभी मैंने 39 तक आंसर इनके वेरीफाई किए कर करके क्वेश्चन को, इनमें कहीं एरर आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर राइट। तो इसी का आंसर इन्होंने सी दिया हुआ है, सी तो बिल्कुल भी सही बैठता नहीं है। ठीक है सर? हाँ सर इसके अंदर जो ऑप्शन भी है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का यूनियन किया हुआ है। अब आप कंफ्यूज हो गए क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि ऑप्शन बी क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन बी। बी 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 रिप्रेजेंट ये करता है कि यहां डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबल फंक्शन मे नॉट बी कंटिन्यूअस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके सर। और कुछ? नो सर। हाँ, सर लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन इज नेवर डिफरेंशिएबल एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन इज नेवर कंटिन्यूअस, डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओके सर। ठीक है, यही है कि ए नंबर आपने खुद ने बताया, पहले आपने बताया फिर आप ही थोड़ा सा, चलो ओके आगे चलता हूं। तो आपने देख लिया कि आपके पास कितनी एक्यूरेट, आज नहीं ये बिगिनिंग से यू हैव गॉट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी। कितनी एफर्ट के बाद ये नए नए क्वेश्चन आए गए, ये तो पहले होते ही नहीं थे, तो सब नए नए क्वेश्चंस हैं, फिर भी कभी आपके पास एररफुल सॉल्यूशन नहीं गया है। पहले मैं खुद चेक करता हूँ ठीक है क्या है इसमें, गड़बड़ तो नहीं है। ओके, इसको देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर 9। 3 स्टूडेंट्स, आभा, भक्ति एंड चिराग, 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। दे वर आस्क्ड टू डिफाइन वन फंक्शन, इनको बोला गया कि वन फंक्शन डिफाइन करें। ठीक है, ओके। फ्रॉम द सेट एक्स टू द सेट वाई, ये सेट एक्स दिया सेट वाई दिया, इनके अंदर से कहते हैं वन फंक्शन डिफाइन करके दो, एक एलिमेंट इसका लो, एक उसका ले, एक इसका लो, एक उसका लो, ऐसे का वन फंक्शन बनाइए। तो देयर रिस्पॉन्सेज आर शोन बिलो। अब इनके रिस्पॉन्सेज इन्होंने दिए, ये आभा का रिस्पॉन्स है, आभा का रिस्पॉन्स ये है, उसने वन फंक्शन बना के दिया ये वाला। क्या आप सपोर्ट करते हो ये वन फंक्शन है? नो सर। नो सर। अच्छा, इतने लोगों ने देखो पता कर लिया। अब मान लो ये इनका आंसर सपोज करो आभा वो देते हैं, तो हम क्यों कैसे टिक कर सकते हैं गलत आंसर को, है ना? ओके, हाँ, तो ये क्या है यहाँ पे वन, इन्होंने बोला 1 goes to 0 और फिर बोला 1 goes to 2,
ऐसे बोल दिया। फिर क्या बोला, 1 goes to 4, फिर 1 goes to 6, पूरी जोक हो गई। 1 goes to 8, जोक क्यों हो गई? ये 1 फंक्शन है क्या? मैनी वन। नो, मैनी वन। यही आप गलती कर गए बेटे, ये मैनी वन नहीं है, मैनी वर्ड पहले आता है। मैनी टू वन है क्या ये? नो ये सर। ये एक्स है, ये भाई है, ये मैनी वन बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या है ये वन मैनी है। वन मैनी, और वन मैनी फंक्शन होता नहीं है। फिर यस क्या सर। है ये? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है ये। कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट ए फंक्शन। इस आभा को नेगेटिव मार्क्स मिलने चाहिए। इसने कम से कम फंक्शन ही नहीं बनाया। वन फंक्शन बनाने को बोला गया बच्चे को, तो कम से कम फंक्शन तो बना देता। इसका तो ये फंक्शन ही नहीं है। ओके, चलो अब भक्ति की शक्ति देखते हैं। यस सर, ये है। वाह, ये शक्ति है, इसका पावरफुल लड़की है इसका मतलब। एक मिनट रुकना बेटा, इसका हम अरेंजमेंट करते हैं। 1 goes to 0, सही। 3 goes to 2, 5 goes to 4, 7 goes to 6, 9 goes to 8। तो हो गया। एक बात और देख लेना कि ये एलिमेंट 0 2 4 6 वहां है भी बाई में है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और एलिमेंट पे जा रहा हूं, है ना। बहुत केयरफुल लेना पड़ता है। 1 3 5 7 9 वहां है भी। यस, यू हैव 1 3 5 7 9 ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स, यू हैव ऑल एलिमेंट्स ऑफ वाई, और 1 to 1 प्रॉपर फंक्शन है। भक्ति राइट है, इसका आंसर राइट है। ठीक। चिराग, अब इन्होंने चिराग ने क्या किया, चिराग का ग्राफ यहां बना देता हूं। ग्राफ से एकदम क्लैरिटी आ जाती है कि है क्या, ने क्या बना के दिया। 1 goes to 4, 3 goes to 4, 5 goes to 4। इसको नेगेटिव मार्क तो नहीं देंगे हम, लेकिन मार्क्स 0 दे देंगे। 4 9 goes to 4। ठीक, तो इनका जो है बिल्कुल फिर से रॉन्ग ही गया ये। ओनली भक्ति। हाँ, ओनली भक्ति। हु डिफाइंड 1 फंक्शन करेक्टली? ओनली भक्ति डिफाइंड 1 फंक्शन करेक्टली। आप हमें यहां जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बच्चे, और कोई नहीं भी रिस्पॉन्ड कर रहा है और समझ रहा है तो दिक्कत नहीं है। और दिक्कत नहीं मतलब जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये तो पक्का लिख के आएंगे और मार्क्स आपके अच्छे आएंगे बेटे। और जो जान के रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, तो वो भी अच्छे आ जाएंगे। लेकिन जिनको पता नहीं लग रहा है वो बी वेरी केयरफुल। आपका हेड पे एग्जाम आ चुकी है, यू बी वेरी केयरफुल, और अब आप मेहनत करो। ये देखो बेटे, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर लास्ट वाला फंक्शन मैनी वन होगा ना? हाँ बिल्कुल सही है, मैनी वन फंक्शन होगा रफली, अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए। हाँ जी, ऑन टू भी होएगा। हाँ, ये मैनी वन ऑन टू तो थोड़ा कम ही बोला जाएगा, क्योंकि जो इसकी लैंग्वेज है ना क्वेश्चन की, वो लैंग्वेज क्या है। दे वर आस्क्ड टू डिफाइन 1 फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो वाई इसकी को डोमेन है, ये पूरा बनाया नहीं मैंने बेटा। 0 भी है इसमें, 2 भी है, 6 भी है, 8 भी है, ये ऑन टू नहीं होगा। नहीं है सर, फिर नहीं है। एक्स टू वाई अगर फेयरली करेक्टली देखा जाए तो ये ऑन टू बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज क्या कहती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है फ्रॉम दिस टू दिस। इस लैंग्वेज को एफ एक्स टू वाई बोलते हैं। और जब अगर ये लैंग्वेज इसने दे दी एक्स टू वाई, तो इसे डोमेन होना ही पड़ेगा, इसे डोमेन होना पड़ेगा और इसे को डोमेन होना पड़ेगा। दैट वे जो आभा का फंक्शन है उसमें इसने डोमेन का ख्याल ही नहीं रखा। और जो ये किसका था, ये आभा के बाद भक्ति का नंबर आ गया था, उसमें डोमेन पूरी है 1 3 5 7 9 और को डोमेन 0 2 4 6 8। कोडोमेन भी पूरी, पर कोडोमेन कम भी हो सकते, मतलब कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट है, हो भी सकता था, तो भी ये 1 1 था भक्ति का।
भक्ति का एक्स्ट्रा एलिमेंट होने पर भी कम से कम 1 1 तो फिर भी था। अभी तो ये 1 1 onto है भक्ति का, भक्ति का ये 1 1 onto है, इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एफ इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये 1 1 प्लस onto है बेटे, 0 1 2 3, इसका इनवर्स लिखने को बाई चांस आ जाए तो देखो ये मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, आप भी ड्यूटी अपनी जरूर करना। एफ इनवर्स ये फंक्शन इन्वर्टिबल है एज इट इज, क्योंकि ये कोडोमेन और रेंज इक्वल है इसमें। और कोई डाउट डिस्कस कर सकते हो बेटे? लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डैश। ये इसकी वैल्यू मांगी, हम यहीं पर कैलकुलेशन दे देते हैं। आप बताओ, थोड़ी हेल्प करो, कॉसिक इनवर्स ऑफ दिस, इसे क्या लिखना चाहोगे? ओके, लगता है फार्मूला की रिमेंबरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे आपको फार्मूले बताने पड़ेंगे। पहले मैं यूज कर देता हूं फिर बताऊंगा। कॉसिक इनवर्स माइनस ए इज माइनस कॉसिक इनवर्स 2√3/3 को लिखिए 2/√3। उन्होंने तो थोड़ा टर्म ट्विस्ट करके पूछना ही होता है, √3 और 3 का बैलेंस √3। अब बता सकते हो कॉसिक ऑफ विच एंगल इज 2/√3? सर π/3 माइनस साइन 60 डिग्री का उल्टा, सही है बेटे, पाई माइनस π/3 का मतलब कॉसिक ऑफ विच एंगल इज 2 बाय। अच्छा, अगर ये ना आता हो तो एक काम कर लेना एग्जाम में, साइन ऑफ व्हाट इज √3/2, कॉसिक को साइन बना दोगे तो आप 60 डिग्री पर आराम से आ जाओगे, टेबल आती है तो। टेन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, और ये टेन 60 डिग्री माइनस √3। बहुत ही आराम से आ गया, नॉलेज हो तो आ जाएगा, नहीं नॉलेज है तो अटके रहोगे फिर क्या। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 11। फुल सिलेबस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये, बहुत ही सुपीरियर अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब फर्स्ट टाइम है तो एक दो क्वेश्चन में इन्होंने एरर छोड़ दिया तो होता है, चल जाता है, कोई बात नहीं, उसको एरर को हम ठीक कर रहे हैं, ठीक करके आपके पास तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जा रही है। बेटे इसे देखो, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ गोल्ड, एक गोल्ड का स्फीयर है, दैट इज बीइंग मेल्टेड, उसको मेल्ट कर रहे हैं स्फीयर को, तो उसकी रेडियस क्या हो रही, कम हो रही है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसको मेल्टिंग कर रहे हो आप, सच दैट रेडियस इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। रेडियस का जो रेट ऑफ चेंज है वो यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंटली, ये नहीं कि पहले 1 मिनट में बहुत सारा मेल्ट हो गया, अगले मिनट में कम मेल्ट हुआ, नहीं, यूनिफॉर्मली, उसको हीट हम यूनिफॉर्म दे रहे हैं, बराबर हीट दे रहे हैं। When its radius is 1 centimeter, the rate of change of its volume is 2 cubic centimeter per second। ध्यान दीजिए, इसने आपको एक रिजल्ट दिया। क्या रिजल्ट दिया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dV/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, पर सेकंड की वजह से, पर सेकंड नहीं होता तो ये वो होता है डेल्टा भी होता है, वो फिर अप्रोक्सीमेशन में चला जाता है क्वेश्चन। पर सेकंड की वजह से ये dV/dt है, और वो इन्होंने दिया हुआ है आपको 2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज चेंजिंग, वो कब? when its radius is 1 centimeter, dV/dt at r equal to 1 is equal to 2। रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम इज 2। आप चाहें तो -2 यहां लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। -2 यहां पक्का लिखा जा सकता है, -2 क्यों, वो रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और +2 से काम इसलिए चलाया जा सकता है कि यहां सारी चीजें डिक्रीज हो रही हैं, इसलिए नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत कब पड़ती है, जब एक चीज इंक्रीज हो रही हो और दूसरी चीज डिक्रीज हो रही हो, फिर नेगेटिव साइन कंपलसरी हो जाता है। dt ऑफ वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब
एट आर इक्वल टू 1 इक्वल टू 2। अब ये यहां तक हमने रीड किया, वहां तक का काम कर रहा हूं, फिर आगे रीड करूंगा। इसको ठीक किया जाए, 4π/3 आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर dr/dt एट आर इक्वल टू 1। साथ में रखा हमने एवरी टाइम, जो गड़बड़ ना हो कोई भी। आर की वैल्यू 1 यहां पर फिट कर दो, यहां पर dr/dt में फिट मत कर देना, 0 हो जाएगा आपको। अच्छा, तो ये क्या हो गया, 4π/dr/dt। हाँ ऑफ कोर्स एट आर इक्वल टू 1 रहेगा, साइड में इक्वल टू 2, एरर तो कहीं लग नहीं रहा। तो dr/dt आ चुका है। dr/dt जब भी जरूरत हो r इक्वल टू 1, 2/4π 1/2π। ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया dr/dt एट r इक्वल टू 1। अब देखो मांग दिया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया की डिमांड आपको यहां पहचानना है। नेगेटिव साइन इन्होंने भी नहीं लगाया, क्योंकि सारे क्वेश्चन में डिक्रीजमेंट है, इसलिए नहीं लगाया, नहीं तो डिक्रीजमेंट का मतलब नेगेटिव साइन लगना चाहिए। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ds/dt कब का, एट द सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब है एट आर इक्वल टू 1, ds/dt एट आर इक्वल टू 1 इनकी डिमांड। दिस इज ddt ऑफ सरफेस एरिया है 4πr² एट आर इक्वल टू 1, साथ में अटैच कर दो, डिफरेंशिएट करो, 8πr dr/dt ऑल एट आर इक्वल टू 1। अब आ जाओ 8π, r की वैल्यू 1, dr/dt की वैल्यू ये 1/2π, कैंसल वैंसल करके 4, क्योंकि सरफेस एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो पर सेकेंड है, तो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड आप ऑप्शन बी में देख सकते हो। एक्सक्यूज मी सर, बेटे सर इसमें तो ये क्वेश्चन दिया है पर सिलेबस में नहीं है रेट ऑफ चेंज, तो एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन? यस सर। ये ना सिलेबस भी भूले हुए हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है बेटे। अब मैं इन्होंने दे दिया क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। और मैंने पहले जो, क्योंकि ये सिलेबस तो रिडक्शन बाद में पता लगा, तो आपको हमने बेसिक सिलेबस कराया हुआ है। किसी की एग्जाम में आता है तो आप कोई भी ये नहीं कहना हमको कराया नहीं, मैंने आई हैव डन एवरीथिंग फॉर यू। और हाँ, चेंज आया वो भी आपको बताया। ये सीबीएसई की यहाँ अकेले में गलती नहीं है, सीबीएसई ने एलपीपी का अनबाउंडेड का क्वेश्चन दिया हुआ है 1-2 जगह पर। अनबाउंडेड रीजन आपके कोर्स में नहीं है बेटे, अनबाउंडेड रीजन का क्वेश्चन देखो मिल जाए तो यस, ये क्वेश्चन नंबर 17, ये कल को फिर आपके सामने आएगा, ये यहां पे देखना रीड करके। Assuming this, which one of the following sets constraints will result in an unbounded feasible region? अनबाउंडेड फीजिबल रीजन के क्वेश्चन, अनबाउंडेड फीजिबल रीजन इन्होंने निकाला हुआ है, तो दे जस्ट फॉरगॉट द रिडक्शन आल्सो एट सम प्लेसेज। लेकिन हम आपको क्वेश्चन ये भी करके देंगे, इन्होंने डिक्लेयर हम करके देंगे, ठीक है। अभी समझ में आया, और वो कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन आता है तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। और मैंने खुद भी करते टाइम हमने फील नहीं किया कि सिलेबस का, लेकिन ये अनबाउंडेड पे हमने जाके पकड़ लिया इनको कि अनबाउंडेड तो हमारे कोर्स में इस ईयर है नहीं, लेकिन इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो मतलब अगर कोई छोटी मोटी, तो वो ऑप्शन भी तो देंगे ना बेटे। मान लो आता है तो दे विल आस्क यू टू डू 50 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस एंड दे विल गिव यू 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन की ऑप्शन है, तो प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी आपको, ठीक है। ओके सर। हाँ, बाकी जो है वो है, मैं तो कोई हाइड नहीं, मैं तो बस क्लीन साफ सुथरा सिखाता हूँ, कोई चीज हाइड नहीं करता हूँ। एकदम सोल्यूशन, जो गलत है वो गलत है, सही है वो सही है, ठीक है।